हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम पढ़ने वाले यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। थोड़ा लंबा चैप्टर हो सकता है पर हम दोनों को एक साथ कवर कर देंगे और हम इसके अंदर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है उनको भी साथ साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनियन की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 79 से 123 तक आर्टिकल्स है और स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 168 से लेकर 213 तक है। हम जो आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे आगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अबाउट हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर हम 19 पॉइंट्स के थ्रू इसको एड्रेस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट, आप इसको कह सकते हैं क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी बिफोर इंडिपेंडेंस, उससे फॉर्म हुई है। तो दिसंबर 1946 के अंदर हम देखते हैं कि 389 मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है और जून 1947 तक 389 मेंबर्स रहते हैं। उस जून में क्या होता है कि माउंटबेटन प्लान आ जाता है और वो प्रपोज करता है कि सेपरेशन हो जाना चाहिए इंडिया का इनटू न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इसको जो मुस्लिम लीग है और इंडियन नेशनल कांग्रेस है दोनों मान लेते हैं। इसका डिवीजन हो जाता है और जून 1947 से लेकर जनवरी 1950 तक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर 296 मेंबर रह जाते हैं। हम देखते हैं कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लगते हैं 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगता है उसको। 1950 से 52 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका जो फंक्शन था वो तो खत्म हो जाता है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर एज अ पार्लियामेंट वो काम करती है एज अ टेम्पररी पार्लियामेंट, जिसके अंदर सीओएस है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है और हाउस ऑफ पीपल है। 1952 में पहली बार इसको इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद 1954 में हम देखते हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको एक नया नाम दिया जाता है राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल को नया नाम दिया जाता है लोकसभा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड स्पेशल पावर ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है, देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर यूनियन विच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज, राज्यसभा एंड लोकसभा। कि जो पार्लियामेंट होगी यूनियन पार्लियामेंट होगी उसके अंदर हम देखते हैं प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउसेज होंगे जिसका नाम है राज्यसभा और लोकसभा। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे और कोई भी मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करेंगे, जबकि जो राज्यसभा है वो रिप्रेजेंट करेगी स्टेट्स को और यूटीज ऑफ इंडिया को और जो लोकसभा है वो रिप्रेजेंट करेगी पीपल ऑफ इंडिया को। सेकंड है कंपोजिशन ऑफ हाउसेस। कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा का जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 81 के अंदर मेंशन किया गया है। तो लोकसभा के अंदर जो टोटल सीट्स है प्रेजेंटली वो अभी है 550, जिसके अंदर से 530 सीट्स तो स्टेट्स के पास हैं और जो 20 सीट्स हैं वो यूटीज के लिए है। पर देखते हैं हम कि 13 सीट्स ही अभी तक फिल हुई है यूटीज के अंदर। तो जो 6 सीट्स हैं वो तो दिल्ली के पास चली जाती हैं और जो अदर 7 सीट्स बचती हैं वो एक एक सीट चली जाती है हर यूटीज को। तो इस तरह प्रेजेंट जो सीट्स है हमारी लोकसभा के अंदर वो 543 है। इसमें हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, मतलब एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है थ्रू सिंपल मेजोरिटी। पर इसके अंदर हम देखते हैं कि जो ये हमारा सिंपल मेजोरिटी का जो मेथड है इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी सिक्योर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर किसी जगह पे मेजोरिटी ज्यादा है किसी भी रिलीजन की तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि मेजोरिटी की जीत हो जाती है। जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होती है, जो लोकसभा की वोटिंग होती है। और हम देखते हैं कि इसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज अबव 18 ईयर्स और 18 ईयर्स एज वाले वोट कर सकते हैं। जैसे आप 18 साल के जाते हैं आपको वोटिंग के राइट्स मिल जाते हैं। अगर सीट्स के एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे रेशियो ऑफ सीट्स टू पॉपुलेशन सेम होना चाहिए और ये वैलिड है उन स्टेट्स के अंदर जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 6 मिलियन से एक्सीड करती है। अब अगर हम बात करें लोकसभा की तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है एसटीज और एससीज को। तो जो एससीज को जो रिजर्वेशन मिलता है वो मिलता है 84 सीट्स का और एसटीज को मिलता है 47 सीट्स का।
टोटल 131 सीट्स का रिजर्वेशन मिलता है एससीज और एसटीज को, और अप्रोक्सीमेटली 24% हो जाता है ये। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एक टाइम जब हम देखते हैं कि 1932 में जब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच के अंदर पूरा पैक्ट हुआ था, तो उस टाइम भी हमने रिजर्वेशन दिया था हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। अगर डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें तो इस डिलिमिटेशन कमीशन ने स्टेट के अंदर कुछ सीट फिक्स कर रखी है 1971 सेंसस के आधार पर, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सीट फिक्स कर रही है 2001 सेंसस के आधार पर। हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस के बाद समझने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा, जो आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन किया गया है। राज्यसभा की अगर हम सीट्स की बात करें तो टोटल 250 सीट्स हैं इसके अंदर, जिसमें 238 सीट्स तो मिलती हैं स्टेट्स को, और 12 स्टेट्स और यूटीज को मिला के, और जो 12 होते हैं वो होते हैं इसके अंदर नॉमिनेटेड मेंबर। तो 238 में से अभी तक 233 भरी हुई है, जिसमें से 229 तो स्टेट्स द्वारा फुली फिल्ड है। 3 सीट्स मिलती हैं दिल्ली को, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी यूटी की, और 1 सीट मिलती है पुदुचेरी को। तो इस तरह टोटल सीट हो जाती है 245। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड यूज किया जाता है, और वोटिंग की जाती है बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यहाँ पे जो बैलेट होता है वो ओपन होता है, मतलब जो वोट करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स, वो सबको दिखा के करते हैं कि उन्होंने किसको वोट किया है। और हम देखते हैं कि जो इसके अंदर सीट्स का जो अलॉटमेंट होता है वो एज पर 4th शेड्यूल होता है, और 4th शेड्यूल के अंदर राज्यसभा की सीट्स ही मेंशन करी हुई हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है हमारा आर्टिकल 83 के अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये नॉन परमानेंट चैम्बर होता है, जो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है इन एवरी 5 इयर्स, और पहले भी डिसॉल्व हो सकता है अगर पार्टी जो है वो अपनी मेजोरिटी लूज कर दे। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो ये परमानेंट चैम्बर होता है, और इसके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो एवरी 2 ईयर के अंदर रिटायर हो जाते हैं, पर उन्हें कितनी बार भी इलेक्ट होने का चांस मिलता है, कि मतलब वो दोबारा भी इलेक्ट होके आ सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा लास्ट पॉइंट था, व्हाट आर द स्पेशल पावर्स ऑफ द हाउसेस। तो अगर लोकसभा की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पावर्स है इनके पास। पहला तो है कि जब हम देखते हैं कि जब मनी बिल या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश होता है यहाँ पे, तो ये वोट कर सकते हैं फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट्स। सेकेंड है इसके अंदर कि लोकसभा कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा एक रेजोल्यूशन लेके आ सकती है कि जिसके थ्रू नेशनल इमरजेंसी रिवोक की जा सकती है, और लोकसभा के अंदर ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के पास पावर है कि यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको इनिशिएट किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर, और ये राज्यसभा जो है वो रेजोल्यूशन पास कर सकती है बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, और उसको सिर्फ एग्री करना होगा लोकसभा को, और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे जो राज्यसभा है उसको वोट फॉर ग्रांट फॉर डिमांड्स का ऑप्शन नहीं मिलता, वो वोटिंग नहीं कर सकती। सेकेंड है इसके अंदर कि ऑथराइज कर सकता है पार्लियामेंट को दो चीजों पे। पहला कि पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकता है टू मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, कि आप स्टेट लिस्ट पे का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ बना सकते हो, या फिर क्रिएट कर सकते हो ऑल इंडिया सर्विसेज जो कॉमन हो बोथ सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी। प्रेजेंटली अभी 3 जो सर्विसेज है वो कॉमन है, जो है अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। अगर ऑथराइज करते हैं जब पार्लियामेंट को, तो इसके लिए पास करना होगा लॉ बाय 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ 2/3 एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What are the changes in the composition of HOP and SLA by the 104th Constitutional Amendment Act 2020? तो हम देखते हैं कि जो 104th Constitutional Amendment Act आया, इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं हमारे HOP के अंदर और हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो जो जनवरी 2020 the Anglo-Indian seat reserved in Parliament and State Legislature of India were abolished by the 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन whose father or any of whose other male progenitors in the male line
इज और वॉज ऑफ यूरोपियन डिसेंट। तो ऐसे ऐसे पर्सन जिनका जो डिसेंट है वो यूरोपियन डिसेंट है, उनके जो फादर हैं या फोर फादर हैं वो अगर यूरोपियन रहे होंगे तो वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे खाली ब्रिटिशर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पे यूरोपियंस को इंक्लूड किया गया है। तो जो लास्ट हमारे जो एंग्लो इंडियन थे जो चूज किए गए थे या फिर आप कह सकते हैं नॉमिनेट किए गए थे लोकसभा के अंदर, वो थे जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे। एंग्लो इंडियन की 2 सीट रिजर्व थी लोकसभा के में और 1 सीट रिजर्व थी हमारे एसएलए के अंदर, तो दोनों को ही अबॉलिश कर दिया गया है। हमारा जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसने जो पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, अर्बन और रूरल लेवल पे जो एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता था वो 2020 तक था, तो उसको भी एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो बात करता है डीलिमिटेशन कमीशन की। तो डीलिमिटेशन कमीशन जो है हमारा आर्टिकल 82 में मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द एचओपी एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डन बाय पार्लियामेंट्री लॉ। जैसी एक सेंसस खत्म होगा तो उसके बाद जो भी सीट्स दी जाएंगी हाउस ऑफ पीपल को, या जिस तरह डिवीजन होगा स्टेट का इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू होगा। देयरफॉर डीलिमिटेशन कमीशन इज फॉर्म फॉर द प्रोसेस। तो जो ये पार्लियामेंट्री जो लॉ बनेगा इसके थ्रू एक डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 के अंदर, पर यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, देयर विल बी रीएडजस्टमेंट आफ्टर द फर्स्ट सेंसस टेकन आफ्टर 2026 एंड टिल then the allocation of seats to HOP fixed by 1971 census and the division of each state into territorial constituencies to 2001 census. However, the number of SC and ST seats are changed in accordance with the census. तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि जो हमारा जो रीएडजस्टमेंट है वो अभी उस पर रोक लगा दी गई है। जो एचओपी की सीट्स है उस पर तो रोक लगा दी गई है 1971 सेंसस के आधार पे, और जो डिवीजन है स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का उसके अंदर 2001 के सेंसस के हिसाब से रोक लगा दी गई है। और जो फर्स्ट सेंसस होगा आफ्टर 2026, तो हम मान सकते हैं कि जो 2031 का सेंसस होगा उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन वापस रिड्रॉ करेगा बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स और जो सीट्स एचओपी को अलॉट करता है उस पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर द नॉमिनेशन फॉर एचओपी इलेक्शन। रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को अगर कोई क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको क्या करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का, अगर कोई नेशनल पार्टी को बिलोंग करता है तो उसको 5 इलेक्टर्स चाहिए होंगे एज प्रपोजर्स, इंक्लूडिंग 1 मिनिमम प्रपोजर्स लोकली रजिस्टर्ड। तो हम देखते हैं कि अगर कोई हाउस ऑफ पीपल के लिए अगर फाइट कर रहा है तो उसको 5 इलेक्टर तो चाहिए होंगे जो उसको प्रपोज करें कि ही इज अ गुड पर्सन और इलेक्शन कमीशन के सामने, और इसको चुनाव आपको लड़ने देना चाहिए। और उसमें से जो एक प्रपोजल होना चाहिए वो वहां का लोकली रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप पूरे इंडिया में चुनाव लड़ सकते हो, पर अगर हम बात करें कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर खड़ा होता है या कोई कैंडिडेट है जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का है वो खड़ा होता है, तो उसे 10 इलेक्टर चाहिए होंगे एज प्रपोजर्स और सारे ही लोकली रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर हम देखते हैं कि अगर जो कोई लोकसभा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो जनरल कैंडिडेट को 25,000 का अमाउंट जमा कराना होगा, और SC ST या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो जस्ट अमाउंट हाफ हो जाएगा 12,500। राज्यसभा के लिए अमाउंट 10,000 है, विधानसभा विधान परिषद के लिए भी 10,000 है और प्रेसिडेंशियल के लिए 15,000 है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर कोई भी जो मेंबर जो पर्सन है कैंडिडेट है उसको अगर 1/6 ऑफ वैलिड वोट्स नहीं मिलते तो जो उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये सीज हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि अगर कोई मेंबर जो जीतता है उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, और अगर कोई जो कैंडिडेट है उसको 1/6 भी वोट्स नहीं मिलते तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट सीज कर लिया जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Qualifications required to become a member.
तो हम अगर क्वालिफिकेशंस की अगर सबसे पहले बात करें तो ये आर्टिकल 84 के अंदर मेंशन की गई है। सबसे पहली कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो। सेकंड है इसके अंदर ओथ बिफोर ईसी, आपको इलेक्शन कमीशन के सामने ओथ लेनी पड़ेगी, जो थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है। थर्ड है इसके अंदर कि अगर आप हाउस ऑफ पीपल के लिए लड़ रहे हो तो आपकी एज जो होनी चाहिए वो 25 ईयर्स होनी चाहिए या अबव होनी चाहिए, और अगर आप काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए फाइट कर रहे हो तो आपकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए या अबव होनी चाहिए। अगर एक इसमें चौथी कंडीशन भी है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू आरपीए है 1951 के आधार पे, और ये कॉमन है बोथ हाउस ऑफ पीपल के लिए और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए, कि आप रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब आप जो इलेक्टोरल रोल है, आप किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसके बाद, ओथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। तो जो ओथ है वो मेंशन की गई है आर्टिकल 99 में। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो ओथ लेते हैं बिफोर प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड ऑन हिज बिहाफ, और यहाँ पे भी जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन की गई है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं ना कैंडिडेट की ओथ है, ना मेंबर की ओथ है, और ना मिनिस्टर की ओथ होती। और दो ओथ और होती हैं जो उसके अंदर मेंशन होती हैं, और एक तो जजेस की ओथ होती है और एक जो हमारे कैग हैं उनकी ओथ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कंडीशन फॉर वेकेशन ऑफ सीट्स। अगर हम वैकेशन ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 तरीके हैं जब आपको सीट अपनी छोड़नी पड़ती है: डबल मेंबरशिप, रेजिग्नेशन, एब्सेंट फॉर 60 डेज विदाउट हाउस परमिशन, और अंडर 102। तो अंडर आर्टिकल 102, जो ये आर्टिकल 102 है, ये डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। तो सबसे पहले हम डबल मेंबरशिप के बारे में देख लेते हैं। अगर कोई मेंबर है, अगर व्हेन नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, कि अगर कोई कैंडिडेट है जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और उसको 2 जगह मेंबरशिप मिल जाती है, मतलब दोनों हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है वो, सो इलेक्टेड फॉर 2 सीट्स इन अ हाउस, अगर उसे एक हाउस के अंदर ही 2 सीट मिल जाती है तो उसे डिसाइड करना होगा एक, वरना दोनों वेकेंट हो जाएंगी। जैसे हमने देखा था कि मोदी जी जब 2014 का इलेक्शन लड़े थे तो एक सीट उन्होंने रखी, मतलब वो एक सीट जो वाराणसी की थी उससे लड़े थे, और जो एक सीट थी शायद अहमदाबाद से लड़े थे। तो दोनों सीट से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने और दोनों से जीत गए थे। तो उन्होंने फाइनली वाराणसी को चूज किया और जो अहमदाबाद की सीट है उस पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। सेकेंड है इसके अंदर इलेक्टेड फॉर बोथ हाउसेस। तो अगर आप दोनों हाउस के लिए इलेक्ट हो जाते हो तो आपको विद इन 10 डेज आपको डिसाइड करना होगा, वरना जो आपकी राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। राज्य इसके अंदर अगर ज्यादातर टाइम्स ये होता है कि जो अपर हाउस होता है उसकी सीट वेकेंट हो जाती है। अगर कोई मेंबर एक हाउस के अंदर है और दूसरे हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है तो उसे एक डिसाइड करना पड़ता है, वरना जो उसकी फर्स्ट हाउस की जो सीट है वो वेकेंट हो जाती है। अगर कोई मेंबर है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और वो इलेक्ट हो जाता है टू पार्लियामेंट, तो उसे 14 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है, अदरवाइज उसकी जो पार्लियामेंट की सीट है वो वेकेंट हो जाती है। इसका सेम एग्जांपल मैं वापस दोहरा सकता हूं इसके अंदर कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने जब इलेक्शन लड़ा था तो वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो पॉसिबली वहां के जो मेंबर थे उनके वहां की एसएलए के, गुजरात की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो उन्होंने जो सीट है वो चुनी पार्लियामेंट की और 14 दिन के अंदर वेकेंट कर दी अपनी सीट जो स्टेट लेजिस्लेचर की थी। सेकंड है इसके अंदर रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन के अंदर हम देखते हैं अगर किसी भी मेंबर को रेजिग्नेशन देना है तो वो देगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और जो सीट है वो जब भी वैकेंट होगी जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगता है कि जेन्युइन नहीं है या वॉलंटरी नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन है इसके अंदर एब्सेंट फॉर 60 डेज विदाउट हाउस परमिशन। अगर कोई पर्सन 60 डेज के लिए एब्सेंट हो जाता है कंटिन्यूअसली और वो हाउस की परमिशन भी नहीं लेता है तो उसके अंदर हाउस डिक्लेयर कर सकती है उसकी सीट वेकेंट, पर इसके अंदर वो वाला पीरियड काउंट नहीं होगा जब हाउस या तो प्रोरोग हुआ हो या एडजर्न हुआ हो फॉर मोर देन 4 कंटिन्यूअस डेज। हम जो प्रोरोग वर्ड है और एडजर्न वर्ड है इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा फोर्थ कंडीशन है हमारी आर्टिकल 102, ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर 2 मेन क्लॉज है। तो पहला क्लॉज है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन टू बिकम और बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके अंदर हम देखते हैं या तो वो
सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो या अनसाउंड माइंड हो जो डिक्लेयर किया जा चुका हो कोर्ट के द्वारा, होल्ड कर रहा हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हो। तो इन केसेस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं कि इस पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं, और इसमें वो जो इलेक्शन कमीशन है उनका भी ओपिनियन लेते हैं। इसका क्लॉज 2 है एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन की में जो डिस्क्वालीफाइड किया जाता है किसी मेंबर को ऑफ द पार्लियामेंट, और ये डिसाइड किया जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर के द्वारा। और एक फाइनल है इसके अंदर कि अगर कोई डिस्क्वालीफाइड मेंबर इलेक्ट हो जाता है तो उसके लिए हाई कोर्ट डिसाइड करता है। अभी हमने इसके अंदर जो क्लॉज 1 था उसमें पढ़ा था अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज का मतलब होता है कि अ पर्सन अंटिल सेटल्स द क्लेम बाय सेलिंग द असेट्स एंड आफ्टर दैट डिस्चार्ज। तो जब तक वो सेटल नहीं कर देता, जब तक वो अनडिस्चार्ज होता है, और जैसे सेटल कर देता है उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अनेबल टू पे हिज डेट, कि अगर कोई पर्सन है उसके अंदर जो उसका जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा हो जाती है उसके एसेट से, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो हमारा 9th आ जाता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स। तो हम देखते हैं इसके अंदर 4 तरह की हम देखते हैं प्रिविलेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक लास्ट में रिस्ट्रिक्शंस आएगी। तो सबसे पहले है कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ये मेंशन की गई है आर्टिकल 105 में। इसमें राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, मेक रूल्स फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, इंक्वायरीज ऑफ इंस्टीट्यूट्स, पनिश फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, freedom of speech, no arrest for civil cases during session and before or after for 40 days time. सेकेंड है राइट्स टू मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल। ये आर्टिकल 88 के अंदर मेंशन किया गए हैं। इसमें दोनों को राइट मिलते हैं, मिनिस्टर्स को भी और अटॉर्नी जनरल को भी। राइट टू स्पीक इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस, अटेंड कमिटी मीटिंग्स हुज वेयर मेंबर बट नॉट एंटाइटल्ड टू वोट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे इनको 3 राइट्स दिए गए हैं, पर यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं दिया गया है इस आर्टिकल के थ्रू। राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस और अटेंड मीटिंग्स। ये आर्टिकल इसलिए दिया गया है क्योंकि हम देखेंगे आगे, हमने जो एग्जीक्यूटिव के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं तो वो किसी को भी बनाया जा सकता है। उनके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि दे शुड बी मेंबर ऑफ द हाउस, आइदर हाउस। पर अगर वो मेंबर नहीं है तो उनको 6 महीने में बन सकते हैं। तो अगर कोई मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो मिनिस्टर्स हैं उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया, पर उनको स्पीक राइट टू स्पीक दिया गया है और प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का अधिकार उनको दिया गया है। थर्ड हम देखते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो सैलरीज की अगर हम बात करें तो जो चेयरमैन और स्पीकर हैं और उनके जो डेप्यूटीज हैं उनके लिए तो जो सैलरीज होती है वो चार्ज की जाती है ऑन द CFI, और जो मेंबर्स की जो सैलरी होती है वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट्री लॉ। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है मेंबर्स पे और कोर्ट्स पे, कि कोई भी डिस्कशन नहीं होगा पार्लियामेंट में विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ एनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रिमूवल। ये आर्टिकल 121 में मेंशन किया गया है। और कोर्ट्स भी कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 122 के अंदर मेंशन किया गया है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स इन बोथ हाउसेस। तो हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में हम देखेंगे। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है उसके अंदर आर्टिकल 89 से 97 तक मेंशन किए आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो है स्पीकर और दूसरे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। तो सबसे पहले हम स्पीकर की अगर हम बात करें तो कुछ उनकी कंडीशंस हैं। शुड बी मेंबर ऑफ लोकसभा, वो मेंबर होने चाहिए। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाने चाहिए मेंबर्स के द्वारा, और वो कोई भी ओथ नहीं लेते एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो वेकेट कर देते हैं अपना ऑफिस अगर वो मेंबर नहीं रहते हाउस ऑफ पीपल के, या वो रिजाइन कर देते हैं या उनको रिमूव कर दिया जाता है। जो उनका रिमूवल है वो इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू होता है बाय HOP के। इफेक्टिव मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो देन मेंबर्स ऑफ हाउस को इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं।
देन मेंबर्स का मतलब है टोटल मेंबरशिप होती है, और फिर इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। टोटल मेंबरशिप का मतलब होता है जितनी टोटल सीट्स है हाउस की, और इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि इस टाइम कितनी प्रेजेंट है, मतलब जो सीट्स है कितनी फिल्ड है, तो उसको इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। फिर फिफ्थ देखते हैं, ही इज द हेड ऑफ एचओपी, remains in office during life of assembly, but if HOP dissolved earlier, then shall not vacate his office until first meeting of newly elected HOP। तो हम देखते हैं कि ये हेड होते हैं एक तो हाउस ऑफ पीपल के, और ये अपना ऑफिस जब तक वेकेंट नहीं करते जब तक कि फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ पीपल। इनके पास दो स्पेशल पावर दी गई होती है, एक तो डिसाइड करते हैं मनी बिल, और प्रिसाइड करते हैं इन द केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। तो जब ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर बेसिकली जब होती है जब प्रेसिडेंट इसके लिए दोनों हाउसेस को एग्री कराते हैं, और जब कोई भी डेडलॉक हो जाता है किसी भी बिल का किसी भी हाउस के अंदर, तो उस केस में ये प्रेसिडेंट करते हैं। इन जनरल केस नॉट अलाउड टू वोट बट हैज कास्टिंग वोट, बट इन द केस ऑफ रिमूवल ही डजंट प्रिसाइड द हाउस एंड वोटिंग कंडीशन रिवर्स। इसमें जनरल केस में क्या होता है कि जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो वोट नहीं करते, पर अगर जो वोट्स के अगर जो हाउस के अंदर जब वोटिंग हो रही है और वो टाई हो जाती है तो उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है, पर जब उनका रिमूवल चल रहा होता है तो ना तो हाउस को प्रिसाइड करते, पर उनके पास जैसे रेगुलर मेंबर या आप कह सकते हैं कि अदर मेंबर जैसे वोटिंग करते हैं तो वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं हम, तो ये भी मेंबर होने चाहिए लोकसभा के, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स के द्वारा, और ये भी कोई ओथ नहीं लेते, ये भी वेकेट करते हैं सीट अगर ये मेंबर नहीं रहते हाउस ऑफ पीपल के, या फिर रिजाइन कर दिए जाते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। इनका भी रिमूवल सेम इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ पीपल के थ्रू ही होता है। फिर हम देखते हैं कि हमने दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ लिया, फिर एक स्पीकर प्रो टर्म भी होते हैं इसके अंदर। तो स्पीकर प्रो टर्म के बारे में हम जानते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ पीपल। जैसे ही हम देखते हैं कि न्यूली इलेक्टेड हाउस ऑफ पीपल बनती है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं तो इनको बोलते हैं स्पीकर प्रो टर्म, और जनरली ज्यादातर जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो जो स्पीकर प्रो टर्म है इनके दो काम होते हैं, एक तो ये एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ द न्यू मेंबर्स, और इनेबल करते हैं हाउस को कि वो अपना नया स्पीकर चुन सके, और जैसे ही नया स्पीकर चुना जाता है इनका जो ऑफिस होता है वो खत्म हो जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें अगर स्पीकर की और डेप्यूटी स्पीकर की बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हम देखते हैं कि पहले जो स्पीकर थे उनको प्रेसिडेंट कहा जाता था और डेप्यूटी स्पीकर को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। तो प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस। तो 1921 के अंदर जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो पहली बार अपॉइंटेड होते हैं डेप्यूटी स्पीकर, और इनको जो वाइस रॉय नॉमिनेट करते हैं। फिर 1925 के अंदर जो विट्ठल भाई पटेल हैं वो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड स्पीकर बनते हैं हाउस के, और 1947 के अंदर हम देखते हैं कि जीवी मावलंकर इलेक्ट होते हैं एज स्पीकर। हम पहले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते हैं एज जब मीट करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड करते हैं, और जब लॉ मेकिंग बॉडी ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग बॉडी की तरह जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट करती है तो जीवी मावलंकर हेड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हमारे राज्यसभा के होते हैं, ये हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इनके अंदर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। इनके अंदर फर्क इसलिए है क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, तो जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसके कारण ही वो चेयरमैन बन जाते हैं राज्यसभा के। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, पर क्वालिफाइड होने चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो हम देखते हैं इनके अंदर चेयरमैन की जो हम देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर शुड नॉट बी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मेंबर नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड टेक्स नो ओथ एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जहां अदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हाउस के लोग ही डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं हमारे चेयरमैन, और उनको चुना जा रहा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू,
बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो वेकेट कर देते हैं अपना ऑफिस इन केस अगर वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहते या वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं या उनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू जो रेजोल्यूशन है वो पास करती है हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट और उसको फाइनली एग्री कर देती है हाउस ऑफ पीपल। इनके पास चेयरमैन के पास स्पीकर से बस 2 पावर कम होती हैं। पहली बात तो ये कि डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बिल मनी बिल है, मतलब ये मनी बिल के बारे में डिसीजन नहीं ले सकते, और दूसरा है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है इन केस तो उसको प्रिसाइड नहीं करते। अगर हम डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे डेप्यूटी स्पीकर के, कि ये मेंबर होने चाहिए, डायरेक्टली इलेक्ट होकर आना चाहिए बाय द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पर कोई ओथ नहीं लेते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अपना ऑफिस वेकेट कर देते हैं अगर ये मेंबर नहीं रहते काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, या रिजाइन कर देते हैं या रिमूव कर दिए जाते हैं। और इनका रिमूवल भी जो होगा जो इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू ही होगा। हमने देखा था जो चेयरमैन थे उनका रिमूवल भी अलग था, इफेक्टिव मेजोरिटी काउंसिल ऑफ स्टेट्स में तो था पर उसको एचओपी भी एग्री करनी चाहिए, और इनका जो इलेक्शन था वो भी अलग था और इनकी क्वालिफिकेशन भी अलग थी। अब कुछ हम इनके स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं जो काफी कॉमन से हैं, कि जो रिमूवल होता है उसके अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो प्रिसाइड नहीं करते हाउस को, और अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है तो जो चेयरमैन के पास है उनके पास ना तो प्रिसाइड करते, तो उनके पास कास्टिंग वोट तो हो ही नहीं सकता, और इस टाइम पे उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलते क्योंकि हमने देखा कि वो मेंबर भी नहीं होते। अगर स्पीकर का, डेप्यूटी स्पीकर का या डेप्यूटी चेयरमैन का अगर रिमूवल होता है तो उनको 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है बिफोर रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर रेजिग्नेशन अगर इनको देना है तो ये अदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दे सकते हैं। एब्सेंस की बात अभी हम बाद में करेंगे। तो हम ऐसे केस देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑफिस है वो दोनों प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का वेकेंट हो जाए। तो अगर वैकेंसी अगर टॉप प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होती है तो हाउस को प्रिसाइड कर लेते हैं डेप्यूटी। अगर वैकेंसी हो जाती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, दोनों अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर वेकेंट हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं किसी मेंबर को टू प्रिसाइड द हाउस। पर अगर ये दोनों खाली एब्सेंट है तो अगर इन द केस ऑफ एब्सेंसीज हम देखते हैं कि सच पर्सन प्रिसाइड एज डिटरमाइंड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और बाय द हाउस। कोई ऐसा पर्सन जिसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर में स्पेसिफाइड कर रखा हो या फिर उसको हाउस बोले, वो उसको ऑफिस को होल्ड कर लेता है। जो अलाउंसेस हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऑफ ईच हाउसेस वो फिक्स होते हैं बाय पार्लियामेंट और चार्ज किए जाते हैं अपॉन द सीएफआई। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्रेटरीट ऑफ द हाउसेस। तो अगर सेक्रेटरीट की बात करें हम तो आर्टिकल 96 के अंदर या 98 के अंदर मेंशन की गई है। तो ईच हाउस हैज इट्स ओन सेक्रेटरीट स्टाफ। द सेक्रेटरियल स्टाफ हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरीट स्टाफ होता है उसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, और इनको अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी जनरल को बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, और प्रेसिडेंट रूल और रेगुलेशन बनाते हैं फॉर द रिक्रूटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंट सेशंस, पावर ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू सेशंस एंड प्रोसेस ड्यूरिंग सेशंस। अब हम सेशंस की बात करेंगे। अगर हम सेशंस की बात करें, सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की, तो ये मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 85 टू 87 के बीच में। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट सेशंस होते हैं लाइक बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, और इस सेशन के बीच के अंदर कुछ प्रोसेसेस होती है लाइक समनिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट साइनाडाई और प्रोरोगेशन। तो हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 85 कैन समन ईच हाउस विद इन 6 months, प्रोरोग द हाउस एंड कैन डिसॉल्व द हाउस। तो अंडर 85 आर्टिकल उनको प्रेसिडेंट को पावर मिली हुई है। हम देखते हैं यहाँ पे 3 आर्टिकल है, 85, 86 और 87। ये तीनों आर्टिकल पावर देते हैं प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू सेशंस ऑफ द हाउस। तो हम देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 85 तो उनको वो सम्मन कर सकते हैं हाउस को। सम्मन का मतलब है ऑर्डर टू रीअसेंबल द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो ऑर्डर कर सकते हैं हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को रीअसेंबल होने के लिए, और ये जो हाउस का जो रीअसेंबल है विद इन 6 months होना चाहिए।
तो इसके अकॉर्डिंग कि एक साल के अंदर मिनिमम 2 सेशन तो होने जरूरी है। पर इंडिया के अंदर ज्यादातर 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। फिर ये प्रोरोग कर सकते हैं हाउस को। प्रोरोग का मतलब होता है जब जो बिजनेस होता है सेशन का वो कंप्लीट होता है, हो जाता है, तो उसे हम प्रोरोगेशन कहते हैं। उसके बाद हाउस एक टाइम के बाद मिलता है। तो और इनके जो बीच का जो पीरियड होता है बिटवीन द प्रोरोगेशन और रीअसेंबली ऑफ द हाउस, इसको रेसेस कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अंडर आर्टिकल 85 सम्मन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं और डिसॉल्व भी कर सकते हैं। आर्टिकल 86 कहता है कि वो एड्रेस कर सकते हैं हाउसेस को और सेंड कर सकते हैं उनको मैसेजेस। आर्टिकल 87 जो बात करता है मोशन ऑफ थैंक्स की बात करता है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अभी एक जस्ट अगर हम इसका स्मॉल शॉर्ट में समझना चाहें तो ये एक स्पेशल एड्रेस होता है दोनों हाउसेस को। हमने इसके अंदर देखा कि ये सम्मन, एडजर्नमेंट, साइनेडाई और प्रोरोगेशन की हमने बात की। तो जो सम्मन और प्रोरोगेशन है ये तो करते हैं प्रेसिडेंट, और जो एडजर्नमेंट है और एडजर्नमेंट साइनेडाई है ये करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट का मतलब होता है टर्मिनेट द सिटिंग फॉर स्पेसिफिक पीरियड, और एडजर्नमेंट साइनेडाई का मतलब होता है टर्मिनेट द सिटिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अब जो बिल्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट आता है अगर जो हाउस ऑफ पीपल है वो डिसॉल्व हो जाता है, ये है अंडर आर्टिकल 107। तो ऐसे बिल्स जो लैप्स जाते हैं उनके लिए कंडीशन है बिल्स ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा वेदर पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट लैप्स। तो अगर कोई भी जो बिल है अगर वो लोकसभा में या तो ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे वो पेंडिंग हो हाउस ऑफ पीपल में या काउंसिल ऑफ स्टेट में, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कोई भी बिल अगर जैसे ही छू लेता है हाउस ऑफ पीपल को वो लैप्स हो जाता है। तो ऐसे बिल जो लैप्स नहीं होते, बिल ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा देन डज नॉट लैप्स। अगर ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा में और पेंडिंग भी उसी में ही है तो वो लैप्स नहीं होगा। When bills pending in both houses but president asked for joint sitting, अगर डिसॉल्व तो हुई एचओपी पर बिल जो पेंडिंग था उसमें पहले ही जॉइंट सिटिंग के ऐलान हो चुका है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो भी बिल वो जो है आप देख सकते हैं कि वो लैप्स नहीं होगा। अगर कोई भी जो बिल है वो पास किया जा चुका है दोनों हाउसेस के द्वारा और उसमें अभी तक प्रेसिडेंशियल असाइन नहीं मिली है, तो उस केस के अंदर भी जो बिल होगा वो लैप्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन बिल्स ऑन द, ये हमने बात कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक टर्म्स लाइक कोरम, लैंग्वेज, वोटिंग इन हाउस, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्टी विप, लीडर्स ऑफ हाउस एंड अपोजिशन। तो हम देखते हैं कोरम के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कोरम की स्पेलिंग है वो होती है QUORUM, कोरम। ये आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन किया गया है। इसका मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू रन द हाउस एंड इट इज 10% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। कि अगर जो मिनिमम मेंबर्स हैं, जैसे हम अगर लोकसभा की बात करें तो प्रेजेंटली 543 मेंबर्स हैं, तो कम से कम 10% मतलब 54 मेंबर्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे, जो जिसके थ्रू जब अगर 54 मेंबर्स भी नहीं होते तो हाउस उस दिन एडजर्न कर दिया जाएगा बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इतने मेंबर्स तो जरूरी होने चाहिए। फिर अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ये आर्टिकल 120 के अंदर मेंशन की गई है, हिंदी एंड इंग्लिश यूज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। जो हिंदी और इंग्लिश है वो ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस के काम में आएगी। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो परमिट कर सकते हैं मेंबर को कि वो अपनी मदर टंग के अंदर स्पीक कर सके और उसका साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन जो होता है वो चलता रहता है। फिर अगर हम वोटिंग की अगर हम बात करें तो 2 तरह से वोटिंग हो सकती है उसके अंदर, या तो सिंपल मेजोरिटी से जो ऑर्डिनरी लॉज पास होते हैं, और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है या किसी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन या मोशन को पास करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। फिर हम देखते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये आर्टिकल जो है हमारा 118 के अंदर मेंशन किया गया है। तो ईच हाउस मेक्स इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। In the case of joint sitting, the president make rules after consulting presiding officer, but joint sitting presided by speaker and is absence by deputy speaker and then by deputy chairman. तो हम देखते हैं कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर जो हाउस है वो अपना ऑन रूल्स बनाते हैं, और अगर ज्वाइंट सिटिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं कंसल्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और जो ज्वाइंट सिटिंग को जो प्रिसाइड करेंगे वो करेंगे स्पीकर,
और अगर उनकी एब्सेंस होती है तो डिप्टी स्पीकर, और अगर उनकी एब्सेंस होती है तो डिप्टी चेयरमैन। यहाँ पे जो चेयरमैन है वो प्रिसाइड नहीं करते इन द केस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग। पार्टी विप, पार्टी विप का मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनको फॉलो करनी होती है पार्टी की इंस्ट्रक्शंस, अगर वो फॉलो नहीं करते तो उनपे डिफेक्शन जो है हमारा वो एप्लीकेबल हो सकता है। फिर है लास्ट है हमारा इसके अंदर लीडर ऑफ हाउस एंड अपोजिशन। तो लीडर ऑफ हाउस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट बिकम्स लीडर ऑफ द हाउस फॉर विच ही इज मेंबर एंड नॉमिनेट्स लीडर इन द अदर हाउस। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जिस भी हाउस के मेंबर होते हैं और वो अपने आप लीडर ऑफ द हाउस हो जाते हैं, और जो अदर हाउस होता है उसके अंदर भी वो खुद ही नॉमिनेट करते हैं लीडर ऑफ द हाउस। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन उस पार्टी का बनता है जो एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सीट्स उसको मिलती हैं। अगर 10% भी नहीं मिलती तो उसके अंदर, उस हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनता। जो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो पार्टिसिपेट करता है इन द सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ जजेस, सीबीआई एंड अदर। जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो पोस्ट है उसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 के अंदर, और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया 1967। ये उल्टा लिख दिया है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था 1967 के अंदर और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया 1969 में। हमने कुछ बातें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वो तो छोड़ दी थी, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में हमने जो पावर्स थी उनकी वो डिस्कस नहीं की थी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अगर हम पावर डिस्कस करें तो स्पीकर की अगर पावर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, वो सिमिलर होती है हमारे चेयरमैन से, बस उनके पास दो पावर नहीं होती कि वो मनी बिल डिसाइड कर सके और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते सकते। तो पहली है इसके अंदर मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द हाउस, adjourn the house in the absence of quorum, allow sitting on the request of leader of the house, decide bill whether money bill or not, have casting vote to break the tie but doesn't vote on first instance, preside over joint sitting, decides disqualification under defection but his decision is under judicial review, appoints chairman to all parliamentary committees of Lok Sabha, चेयरपर्सन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के और जनरल पर्पस कमेटी के। उसके बाद हम वोटिंग के ऊपर बात कर चुके हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट करते हैं, उनके बाद कास्टिंग वोट होता है, पर जब रिमूवल होता है उनके अंदर उनका होता है तो फर्स्ट इंस्टेंट पे वो वोट नहीं करते, तो वोट करते हैं फर्स्ट इंस्टेंट पे और कास्टिंग वोट नहीं होता। और जो हमारे जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन के पास ना तो प्रिसाइड करते हैं ड्यूरिंग रिमूवल और ना ही उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ना मतलब वोट होता फर्स्ट इंस्टेंस पे। उसके बाद अगर हम सेक्रेटरी जनरल जो हमारा छूट गया था उसकी बात करें तो इस टाइम प्रेजेंटली लोकसभा के अंदर जो सेक्रेटरी जनरल है वो है स्नेहलता श्रीवास्तव, और राज्यसभा के अंदर अगर हम बात करें तो वो है देश दीपक वर्मा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन आवर की। क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आवर जो होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग के अंदर वो मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर। तो हम देखते हैं जो फर्स्ट आवर होगा उसे क्वेश्चन आवर कहेंगे। इसके अंदर तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके ओरल आंसर दिए जाते हैं और कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, जबकि जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके रिटन आंसर दिए जाते हैं, जबकि जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। सेकंड हम पढ़ते हैं जीरो आर, ये एक इंडियन इनोवेशन है और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। ये हम जितनी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है एक्सेप्ट मोशन ऑफ थैंक्स। तो ये ज्यादातर जो ये मेंशन की है जो हम पढ़ने वाले हैं सब मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर। तो जीरो आर तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है। जीरो आर स्टार्ट आफ्टर क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल एजेंडा ऑफ द डे। तो जो जीरो आर होता है वो क्वेश्चन आर के बाद चालू हो जाता है, पहले घंटे के बाद, और उसके बाद जो पूरा दिन जो होता है वो जीरो आर ही कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज्ड बाय अ मेंबर व्हेन प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर। जब कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल जो उनके रूल्स है उनको फॉलो नहीं करती, तो ये किसी भी मेंबर के द्वारा उठाया जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। इस मतलब कोई आप कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके सामने की सर जो रूल्स है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनरली रेज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट बट नो डिबेट अलाउड। इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती। फिर हम पढ़ते हैं मोशंस और रेजोल्यूशंस। तो मोशंस आर द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड आर डिस्कस्ड बाय द कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एग्जाम्पल है इम्पीचमेंट मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम देखते हैं कि जो मोशंस हैं वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं और बाय कंसेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हम उन्हें डिस्कस कर पा रहे हैं। जबकि हम जो हमारे जो लॉज जो मेकिंग करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि वो सिर्फ बिल्स होते हैं और बिल पे वोटिंग की जाती है, तो वो फाइनली बनते हैं हमारे लॉज। तो यहाँ पे जो मोशन है ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए आते हैं, पर ये कोई भी लॉ वगैरह नहीं बनाते। A motion can be put forward verbally, whereas the resolution is written down and recorded. Generally, all resolutions are motion, but vice versa are not true. तो मोशन और रेजोल्यूशन के बीच अगर हम डिफरेंस समझे तो रेजोल्यूशन जो होता है वो रिटन डाउन होता है और रिकॉर्डेड होता है, और रेजोल्यूशन को आप जनरली वापस भी नहीं ले सकते विदाउट वोटिंग। तो तीन तरीके के मोशंस होते हैं, एक तो होता है सब्सटेंशिव, एक होता है सब्स्टिट्यूटिव और एक होता है सब्सिडरी। तो सब्सटेंशिव मोशन की अगर हम बात करें तो ऐसे मोशंस जो डील करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मैटर से उन्हें बोलते हैं हम सब्सटेंशिव मोशंस। ऐसे मोशंस जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल मोशन को उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिव मोशन, और ऐसे मोशंस जो रेफरेंस में दिए जाते हैं ओरिजिनल मोशन के उनको बोलते हैं हम सब्सिडरी मोशंस। तो अब हम बात करने वाले हैं मोशंस की। टोटल यहाँ पे 8 मोशंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन में क्या होता है? ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर विदाउट ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय मिनिस्टर विद होल्डिंग द फैक्ट्स। तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होता है अगर कोई भी मिनिस्टर अगर को जो फैक्ट्स हैं अगर उनको दबा के रख लेते हैं, उनको पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं करते, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाता है और इसके लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। इस जितनी ज्यादातर मोशन हम देख रहे हैं इसके अंदर 5 तक ये ज्यादातर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लेके आती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन मेंबर्स होते हैं। ये दोनों में लेके आया जा सकता है, हाउस ऑफ पीपल में भी और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भी। अगर कॉलिंग अटेंशन मोशन की बात करें, टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर ओवर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई भी मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का और उसमें अपोजिशन चाहता है कि मिनिस्टर्स पे ध्यान दें, तो उसके लिए आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये भी दोनों हाउसेस में लाया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडजमेंट मोशन की, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ओवर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स। जहां पे जो कॉलिंग अटेंशन मोशन था वो अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर की बात करता है, यहाँ पे अटेंशन ऑफ द हाउस की बात हो रही है एडजमेंट मोशन में। पहले हम एडजमेंट ऊपर पढ़ चुके हैं, वो सेशन के अंदर होता है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं। ये मोशन है जो कोई भी मेंबर लेके आते हैं और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए लाया जाता है, पर इसको सपोर्ट की जरूरत होती है 50 मेंबर्स की, और ये हाउस ऑफ द पीपल के लिए ही लाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये ज्यादातर लेके आया जाता है कि जब अपोजिशन को लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी लूज हो गई है, और ये लेके आ सकते हैं लोकसभा के अंदर ही। ये मूव किया जाता है एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। सेंसर मोशन जो है ये ज्यादातर मूव किया जाता है अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लेके आया जाता है, और ये भी हाउस ऑफ पीपल में ही लेके आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन का काम होता है, ये गवर्नमेंट लेके आती है और इसका काम होता है कि टू कट शॉर्ट द डिबेट। इट इंक्लूड्स सिंपल, कंपार्टमेंट, कैंगरू एंड गिलेटिन। हम देखते हैं कि ये जो क्लोजर मोशन है ज्यादातर लेके आया जाता है जब बजट पास किया जाता है, तो फाइनली जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको डिमांड फॉर ग्रांट
होता है, उसको पास करना होता है विद इन 26 डेज, तो वो गिलोटिन कर देते हैं एंटायर बिल को। तो हम गिलोटिन भी पढ़ेंगे और सारे सबको पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है सिंपल। सिंपल के अंदर देखते हैं ऑल क्लॉजेज ऑफ द बिल्स आर डिस्कस्ड एंड एंटायर बिल इज पुट टू वोट। सारे क्लॉजेज जो बिल के हैं वो डिस्कस किए जाते हैं और बिल को एक साथ वोट कर लिया जाता है। कंपार्टमेंट में हम देखते हैं कि द बिल इज डिवाइडेड इन पार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ पार्ट्स आर डिस्कस्ड एंड पार्ट्स आर पुट टू वोट वन बाय वन। जो पूरा बिल है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं और पूरे पार्ट को एक साथ वोट कर देते हैं। कैंगरू में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और एक एक करके उनको पुट टू वोट किया जाता है, और एक जो इंपॉर्टेंट क्लॉज पास होते हैं और हम मान लेते हैं कि पूरा बिल ही पास हो गया। फिर गिलेटिन में क्या होता है, फिर इंपॉर्टेंट क्लॉज डिस्कस करते हैं और पूरे बिल को एक साथ वोट के लिए ले आते हैं। तो गिलेटिन किया जाता है ज्यादातर डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए। फिर मोशन ऑफ थैंक्स, ये हमने पहले भी बात की थी इसके अंदर कि जो प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ये प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, इसमें जो स्पेशल एड्रेस होता है ये आफ्टर फर्स्ट सेशन ऑफ फिस्कल ईयर होता है और आफ्टर जनरल इलेक्शंस होता है, और ये पास किया जाना चाहिए बाय बोथ हाउसेज, बट अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय ईदर हाउस। तो हम देखते हैं कि जब कोई भी जब जनरल इलेक्शन होता है, उसकी फर्स्ट मीटिंग होती है या फिर फर्स्ट सेशन होता है फिस्कल ईयर का, तो जो प्रेसिडेंट है वो हमारे एक कॉमन आप कह सकते हैं कि स्पीच देते हैं दोनों हाउसेस को, और इसमें ज्यादातर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में बताया जाता है कि किस तरह गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में काम किया है और उनके अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, उनके बारे में ज्यादातर चीजें बताई जाती है। और इनको इसके बाद ये जो जो स्पीच होती है ये एज अ बिल प्रेजेंट होती है दोनों हाउसेस के अंदर और दोनों हाउसेस को पास करते हैं। तो लोकसभा के अंदर तो क्योंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है तो ये पास हो ही जाता है, पर राज्यसभा इसके अंदर अमेंडमेंट कर सकती है, और अगर ये मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता तो हम इसे ये माना जाता है कि गवर्नमेंट की डिफीट हो गई है और फिर जनरल इलेक्शन वापस कराने पड़ सकते हैं। तो इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स ज्यादातर पास कर दिया जाता है राज्यसभा से भी, पर इसके अंदर राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकती है। फिर लास्ट एंड फाइनल मोशन के अंदर हम बात करते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। इसका मतलब होता है कि मोशन मूव बाय अ प्राइवेट मेंबर बट नो डेट फिक्स बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कोई अगर प्राइवेट मेंबर है उनके द्वारा अगर कोई मोशन लेके आया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन, पर उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अभी तक कोई डेट फिक्स नहीं की है। ये हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स दोनों के लिए आ सकता है। तो हम इसके जो हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है इसके फाइनल एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह बिल्स पास होते हैं, चाहे वो हो ऑर्डिनरी बिल्स, चाहे वो हो मनी बिल, और चाहे वो हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा व्हाट आर ऑर्डिनरी बिल्स एंड हाउ दे आर पास्ड। तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल्स, हम सबसे पहले अब देख रहे हैं बिल्स में, तो ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं हमारे वो किस तरह पास होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम देखेंगे कि किसी भी हाउस के अंदर जब बिल पास होता है तो उसके अंदर 3 रीडिंग होती है। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें क्या होता है, लीव ऑफ द हाउस ली जाती है और उसको पब्लिश किया जाता है गजेट के अंदर। तो फर्स्ट रीडिंग को हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द बिल द मेंबर आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। ये लीव ऑफ द हाउस मांगता है, मतलब हाउस की परमिशन मांगते हैं कि मैं बिल पेश करना चाहता हूं। द मेंबर देन इंट्रोड्यूस द बिल बाय रीडिंग द टाइटल एंड नो डिस्कशन टेक प्लेस एट दिस स्टेज। यहाँ पे जो मेंबर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को बाय रीडिंग द टाइटल और कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता इस स्टेज पे। उस पर अगर ये बिल, अगर जो कोई भी अगर बिल है अगर वो पेश करते हैं मिनिस्टर तो वो पहले ही पब्लिश हो जाता है गजेट के अंदर और उन्हें लीव ऑफ द हाउस मतलब उन्हें परमिशन ऑफ द हाउस नहीं मांगनी पड़ती। सेकेंड रीडिंग के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। इसके अंदर एक स्टेप को स्किप भी किया जा सकता है, पर जनरली 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है जनरल डिस्कशन, सेकंड होता है कमिटी स्टेज, थर्ड होता है कंसिडरेशन स्टेज। तो जो कमिटी स्टेज है, जो सेकंड स्टेप है इसके अंदर, उसके अंदर ज्यादातर 2 कमिटीज होती हैं, तो सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। इसके अंदर जो कमिटीज होती हैं ये इसकी स्क्रूटनी करती हैं। अब अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके लिए डिपार्टमेंटल स्पेशल डिपार्टमेंटल कमिटीज बनाई जाती हैं, वो इसकी स्क्रूटनी करती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उनके लिए सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी होती है। तो हम सेकंड रीडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। The printed copies are distributed to the members of the committee
and if sent, then after receiving the bill, the provisions are discussed clause by clause. Each clause is discussed and then voted upon separately. The members can also move amendments and if accepted, then become part of the bill. इसमें जो प्रिंटेड कॉपीज होती हैं वो दी जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है मेंबर्स को। उसके बाद अगर जो हाउस होता है वो डिस्कशन करता है इसके ऊपर, और अगर वो कमिटी को भेज सकता है, और जैसी कमिटी से वापस आती है तो इसके बाद इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किए जाते हैं और उसके बाद उन पे वोटिंग की जाती है। और इस स्टेज में जो हमारी सेकंड स्टेज के अंदर जो कंसिडरेशन स्टेज है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज के अंदर, और अगर अमेंडमेंट मान लिए जाते हैं तो उसको ये पार्ट बन जाते हैं बिल के। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेज। इसके अंदर होता है, क्या होता है इसके अंदर कि बिल को वोट किया जाता है और अगर वो पास हो जाता है तो हाउस सेकंड को भेज दिया जाता है। तो थर्ड रीडिंग के अंदर हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ बिल एंड नो अमेंडमेंट अलाउड। यहाँ पे जो थर्ड रीडिंग है इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता। जो अमेंडमेंट था वो सेकंड स्टेज तक हो चुका है, अब तो या तो वो एक्सेप्ट होगा बिल या रिजेक्ट होगा। फिर अगर हम सेकंड हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड रीडिंग है वो सेम होती है। लीव ऑफ द हाउस, पब्लिश इन गजेट, जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, ये सेम होती हैं। थर्ड रीडिंग की अगर हम बात करें तो जब बिल वोट होगा तो अगर वो पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो वो डेडलॉक बन जाता है, और अगर विदहोल्ड भी कर लेती है अगर सेकंड हाउस तो भी अगर 6 महीने के लिए तो भी डेडलॉक बन जाता है। तो डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट इनिशिएट करते हैं और इस चीज को कहते हैं ज्वाइंट सेटिंग। जो ज्वाइंट सेटिंग होती है ये ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल के लिए तो अलाउड होती है, पर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के लिए अलाउड नहीं होती। तो हम इसमें देखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट की फाइनल अगर पास हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, सेकंड हाउस अगर पास कर देता है तो प्रेसिडेंट की असेंट की बात करते हैं हम। तो बिल पास्ड एंड बिकम्स एक्ट, अगर असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की तो बिल पास हो जाता है और वो एक्ट बन जाता है। दूसरा काम ये कर सकते हैं प्रेसिडेंट की उसको रिटर्न कर दें, तो उसको अगेन पास किया जाएगा दोनों हाउसेस के द्वारा, और उसके बाद प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी, उनके ऊपर ही कंपल्शन हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है वो इसको विदहोल्ड कर ले, तो अगर वो उसको विदहोल्ड कर लेते हैं तो भी जो बिल होगा ये एक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये मनी बिल के बारे में बात करता है कि इसकी तो डेफिनेशन क्या होती है और इसे किस तरह पास किया जाता है और इसके अंदर प्रोसीजर क्या अपनाया जाता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये आर्टिकल 110 मतलब 110 के अंदर मेंशन की गई है, और ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अंदर 5 कंडीशंस दी गई हैं जो हमें बाय हार्ट याद करनी है। तो मनी बिल कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ, इसके अंदर 5 प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला तो है चेंजेस रिलेटेड टू टैक्सेस। अगर कोई भी चेंज होता है टैक्सेस के अंदर, या तो टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं। सेकंड है बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम देखते हैं इससे भी जो फंड्स हैं उनके अंदर पैसा आएगा, तो ये इनकमिंग का साइन है प्लस। थर्ड है हमारा कस्टडी ऑफ सीएफआई एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। सीएफआई का मतलब है यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो अगर कस्टडी की बात की जाए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, दैट इज पेमेंट इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी। या तो पेमेंट आए या विड्रॉल हो, मतलब जो फंड है उसके अंदर पैसा आए या माइनस हो जाए, तो उसके अंदर भी मनी बिल का पार्ट होगा। या फिर रिसीट ऑफ मनी, मतलब जो पैसा आ रहा है इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, या उनकी ऑडिट होती है तो वो भी मनी बिल का पार्ट होगा। और फाइनल है इसके अंदर फिफ्थ जो पॉइंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड एक्सपेंडिचर चार्ज और ऑन सीएफआई। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब है कि जो पैसा दिया जाता है स्टेट्स को बाय द यूनियन, उस पैसे के बारे में, या फिर कोई एक्सपेंडिचर चार्ज, मतलब जो हमने सेकंड शेड्यूल के अंदर पढ़ा था। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो चीजें थी कि उनकी जो सैलरीज होती हैं, लाइक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लाइक प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, लाइक जजेस, लाइक कैग, तो उनके लिए भी हम देखते हैं कि ये मनी बिल के अंदर काउंट होगा। अब अगर इसका हम प्रोसीजर की बात करें तो आर्टिकल 109 के अंदर मेंशन की हुई है, मनी बिल इज कंसिडर्ड एज द बिल ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इन लोकसभा ओनली। तो मनी बिल के अंदर देखते हैं कि ये बिल ऑफ गवर्नमेंट होता है और ये ज्यादातर ये इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर के थ्रू ही,
और इसके अंदर पहले रिकमेंडेशन लेनी होती है प्रेसिडेंट की और इसको लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। और जो जब इसको पेश किया जाता है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है भी या नहीं है। जब इसको पास हो जाता है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीडिंग के बाद फर्स्ट हाउस मतलब लोकसभा से, तो उसको इसको सेकंड हाउस जो हमारा इस केस में मनी बिल के केस में हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट है, उसको या तो इस बिल को पास करना होता है, वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता और विदहोल्ड कर सकता है मैक्सिमम 14 डेज के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं 14 डेज का इसको फोर्टनाइट का पीरियड मिलता है। द COS should return the bill to HOP with or without recommendation and the HOP may either accept or reject any or all recommendation of COS। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ये रिकमेंडेशन दे सकती है हाउस ऑफ पीपल को कि इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन से आप इसमें ये चेंज कर सकते हो। तो रिकमेंडेशन मानी भी जा सकती है और नहीं भी मानी जा सकती। अगर मानी जाती है तो ये पार्ट ऑफ द बिल बन जाती है, पर इसे ये जो रिटर्न करना होता है वो बिल 14 डेज के अंदर ही करना होता है। तो उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन देखते हैं मनी बिल पे प्रेसिडेंट की। तो जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट को पास ही करना पड़ता है, ना तो इसको वो रिटर्न कर सकते, पर हाँ इसके अंदर विदहोल्ड वो कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं, पर इसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो हम हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ इट इज पास्ड। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा आर्टिकल 112 के अंदर मेंशन किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में, फिर इसका जो हमारा जो शॉर्ट प्रोसीजर है जो हमने थ्रू वेन डायग्राम बताया इसके बारे में बात करेंगे। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 1112 के अंदर मेंशन किया गया है। President at every financial year laid before both houses of Parliament a statement containing estimated receipts and expenditure of the government of India for that year and is called annual financial statement। तो प्रेसिडेंट होते हैं एवरी फाइनेंशियल ईयर दोनों हाउसेस के सामने ध्यान रखें आप इस चीज को, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर एस्टिमेटेड रिसीट्स होते हैं कि कौन सा पैसा हमारे पास आएगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है उस साल के अंदर, और इसे कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर जो हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर दो सेपरेट कॉलम बनाए जाते हैं, जिसके अंदर एक तो होता है एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द CFI, मतलब जो एक्सपेंडिचर ऐसा जिसके ऊपर जो सैलरीज वगैरह के लिए होता है, और इनके अंदर जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर जिन जिन के बारे में मेंशन किया गया है वो एक्सपेंडिचर चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि इनके ऊपर पार्लियामेंट कोई वोटिंग नहीं करती, सिर्फ इनके डिस्कशन किया जा सकता है। और नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर प्रपोज टू बी मेड फ्रॉम CFI, ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया जाना चाहिए, इसके ऊपर पार्लियामेंट डिस्कशन भी करती है और इनके ऊपर वोटिंग भी की जाती है। अगर हम एक्सपेंडिचर चार्ज की बात करें जो हमारा फर्स्ट वाला था, इसके अंदर सेकंड शेड्यूल की सारी चीजें आ गई। एक ऐसी चीजें आ गई जो जिसके अंदर हम बात करें डेट चार्जेस फॉर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेएबल, एनी कोर्ट ऑर्डर, और लास्ट इसके अंदर एनी एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ। अब हम स्टेजेस ऑफ बजट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम वही 3 रीडिंग की बात करेंगे जो हाउस ऑफ पीपल के अंदर। तो हम बात करते हैं इसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट जो फर्स्ट रीडिंग का हमारा पार्ट है। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स द जनरल बजट। जो बजट है उसके अंदर होते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया with a speech in House of People known as budget speech. After speech, budget is also laid before Rajya Sabha. The Rajya Sabha can only discuss and has no power to vote on the demand for grants. जो demand for grants है उन पे कोई पावर नहीं दी जाती कि ये कोई भी वोटिंग करे। हमने देखा एक्सपेंडिचर चार्ज पे तो वोटिंग होती ही नहीं है, और जो डिमांड फॉर ग्रांट बचते हैं उस पे काउंसिल ऑफ स्टेट वोटिंग कर ही नहीं सकती। फिर हम इसकी सेकेंड रीडिंग पे आते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट्स होगा। तो इसके अंदर हम देखते हैं डिस्कशन टेक प्लेस इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लास्ट फॉर 3 to 4 डेज। नो वोटिंग और कट मोशन एंड FM रिप्लाइज द क्वेरीज एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो डिस्कशन हो गया हमारा 3 से 4 दिन का, इसके बाद हाउस को एडजर्न किया जाता है 3 से 4 वीक के लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उनको भेजे जाता है ये बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स आप एग्जैक्टली कह सकते हैं। वो इसको स्टडी करते हैं, इनकी स्क्रूटनी करते हैं और इनको वापस भेजते हैं पार्लियामेंट में स्क्रूटनी के बाद।
तो जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1993 में, इसको 2004 में एक्सपेंड किया गया, जिससे जो पार्लियामेंट के का जो कंट्रोल है ओवर द मिनिस्ट्री उसको एक्सपेंड किया जा सके। फिर वोटिंग की बात करते हैं ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, और ये 26 दिन के अंदर पास किया जाना चाहिए। तो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द CFI shall not be submitted to vote of the parliament, but discussion is allowed. President makes recommendation for the demand for the grants in the HOP, and HOP has power to give assent, refuse or reduction in any demand. That is, voting is done on the demand for grant and demand for grant after duly voted. तो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंडेशन करते हैं कि डिमांड फॉर ग्रांट्स की, कि साहब हमें जो ये डिमांड करते हैं कि हमें ये ग्रांट दिए जाने चाहिए इन लोकसभा, और HOP जो होती है या तो उसको इनको असेंट दे सकती है कि जो डिमांड्स हैं, या इनको रिफ्यूज कर सकती है, या इनके अंदर रिडक्शन कर सकती है। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी होती है लोकसभा के अंदर, तो इसको मैक्सिमम टाइम्स हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इसके अंदर असेंट मिल जाती है। तो जो रिफ्यूज और रिडक्शन का अगर प्रोसेस जो है, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर अपोजिशन, आप कह सकते हैं कि अगर अपोजिशन कोई सुझाव देता है कि अगर कोई पॉलिसी के रिगार्डिंग कि सर ये पॉलिसी सही नहीं है, तो उसके अंदर कुछ कट किए जा सकते हैं, लाइक पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिक कट मोशन और टोकन कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि जो डिमांड होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं टू ₹1। इसका मतलब है कि कोई भी अगर पॉलिसी बंद करनी है तो उसका जो अमाउंट है उसको ₹1 कर दिया जाता है, और इस तरह पॉलिसी कट हो जाती है। इकोनॉमिक कट का मतलब होता है कि डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, और टोकन कट का मतलब होता है कि जो डिमांड है उसके अंदर से ₹100 कट कर दिए जाते हैं, तो एक तरह से टोकन कट हो जाता है। तो टोटल 26 days are allotted for voting on the demand for grants. On last day, speaker put all the remaining demands to vote and disposes them whether discussed or not and called bulletin. तो जो स्पीकर होते हैं वो सारे जितनी भी डिमांड्स होती है उनको पुट टू वोट कर देते हैं एक साथ, और इसको बुलेटिन कर दिया जाता है। 26 दिन के अंदर पास होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी जो हाउस ऑफ पीपल है इसके अंदर अभी असेंट भी दे सकती है, रिडक्शन भी कर सकती है और रिफ्यूज भी कर सकती है। इसके बाद जो थर्ड रीडिंग होगी, जो अप्रोप्रिएशन बिल होगा इसके अंदर, उसके अंदर सिर्फ असेंट या रिजेक्ट किया जा सकता है, उसके अंदर कोई भी रिडक्शन अलाउड नहीं होगा। तो थर्ड रीडिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड रीडिंग के अंदर है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता, ये आर्टिकल 114 के अंदर मेंशन किया गया है। An appropriation bill is introduced to provide for the appropriation, that is withdraw of money out of consolidated fund of India for money required to, money किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है हमारी, ग्रांट मेड बाय HOP, जो ग्रांट अभी हमने जिसके ऊपर वोटिंग की है, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम द CFI। नो अमेंडमेंट कैन बी मेड इन वेरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रांट, यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। और जो इसके अंदर एक ये दिया गया है कि मनी कैन ओनली बी विड्रॉन फ्रॉम द CFI अंडर एप्रोप्रिएशन बिल। कोई भी एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो हमने देखा एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि दो अदर तरह की ग्रांट्स और ग्रांट्स होते हैं, वो भी अलाउ कर सकता है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम लास्ट में इसका जो फाइनल स्टेज है वो पढ़ लेते हैं, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। तो हम देखते हैं जो बजट है उसके अंदर एप्रोप्रिएशन बिल भी होता है और फाइनेंशियल बिल भी होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल तो दिखाता है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होगा उसको उसके बारे में बात करता है। जो फाइनेंशियल बिल है वो बात करते हैं इनकम साइड की। तो ये आर्टिकल 117 के अंदर मेंशन किया गया है और उसको टोटल 75 डेज अलॉट किए जाते हैं। A bill or amendment making provisions for any matter of money bill should be introduced by prior recommendation of the president and in HOP only. It legalizes the income side of the budget. जो कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर प्रोविजंस हो मनी बिल के और वो इंट्रोड्यूस किया जाए बाय द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ पीपल के अंदर ही, और ये लीगलाइज करता है इनकम साइड ऑफ द बजट, इसको ही फाइनेंशियल बिल भी कहते हैं। इसको इनेक्ट किया जाना चाहिए विद इन 75 डेज। जो 75 डेज है इसके अंदर ये पास किया जाना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू भी, और इसके अंदर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। तो जो फाइनेंशियल बिल है इसके अंदर जो हम देखते हैं कि रिडक्शन और एबोल्यूशन ऑफ टैक्स किया जा सकता है। हमने देखा था जो हमारा एप्रोप्रिएशन बिल था उसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, कोई भी रिडक्शन नहीं किया जा सकता इन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, पर जो फाइनेंशियल बिल है उसके अंदर हम जो रिडक्शन है या एबोल्यूशन ऑफ टैक्स है वो कर सकते हैं।
तो इस तरह हमारा जो कह सकते हैं हम कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो पास किया जाता है हाउस ऑफ पीपल के थ्रू, फिर ये जाता है आपका हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट को, उनको 14 दिन के अंदर इसको रिटर्न करना होता है विद और विदाउट रिकमेंडेशन। फाइनली जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट जो है इसको रिटर्न नहीं कर सकते, हाँ विद होल्ड जरूर कर सकते हैं, जो वो नहीं करते। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 115 और 116। इनकी जरूरत क्यों पड़ी अभी समझ में आ जाएगा। अदर ग्रांट्स की, द प्रेसिडेंट शैल प्रेजेंट अनदर स्टेटमेंट टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर अदर देन द डिमांड फॉर ग्रांट एंड नॉट contemplated in the annual financial statement before HOP. Parliament has power to authorize the withdrawal of money by law from CFI. अगर जो प्रेसिडेंट है वो एक अदर स्टेटमेंट भी पेश कर सकते हैं कि अगर या तो एक्सेस एक्सपेंडिचर हो अदर देन द डिमांड फॉर ग्रांट, या फिर ऐसी कोई चीज आ जाए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन करी हुई ना हो और उसके लिए पैसा चाहिए हो सीएफआई से, तो इसके लिए पार्लियामेंट क्या करेगी, एक लॉ बना देगी। इसमें हम तीन चीजें देखते हैं, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है वो टाइम लेता है पास होने के लिए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो एडवांस जो ग्रांट्स इन एडवांस दे दिए जाते हैं ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द पार्ट ऑफ द फिस्कल ईयर फ्रॉम सीएफआई, इट इज पास्ड आफ्टर द जनरल डिस्कशंस आर ओवर, जनरली ग्रांटेड फॉर 2 months एंड 1/6 ऑफ द एप्रोक्सीमेशन। तो ये जो 2 month का जो आप कह सकते हैं कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं वो पास करके वो दे दिए जाते हैं गवर्नमेंट को, जिससे उसकी वर्किंग चलती रहे। फिर कुछ अलग अदर ग्रांट भी होते हैं जिनके बारे में अभी हमने आर्टिकल 115 के अंदर बात की। तो ग्रांट प्रोवाइडेड टू मीट एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो इसे हम बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। या फिर HOP has power to make an exceptional grant from CFI which forms no part of the fiscal year, जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। तो इस तरह हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म होता है। इसको हम फाइनली वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसे हम बजट भी कहते हैं, प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट एट एवरी फाइनेंशियल ईयर, और इसको दोनों ऑफिस के सामने पेश किया जाता है। इसके अंदर एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द सीएफआई के अंदर हम बात कर चुके हैं। इसके अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर जो मेंशन की गई है चीजें वो होंगी। डेबिट चार्जेस होंगे ऑन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेएबल होगी, और हम देखते हैं कि कोई कोर्ट ऑर्डर है वो भी हो सकता है इसके अंदर, और कोई ऐसा भी एक्सपेंडिचर हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा मेंशन किया गया हो। फिर इसके अंदर हम देखते हैं हाउस ऑफ पीपल के अंदर फर्स्ट रीडिंग होती है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट होता है, एक्सपेंडिचर चार्ज होता है। सेकंड रीडिंग के अंदर जनरल डिस्कशन होता है जो 3-4 दिन के लिए चलता है। फिर इसको हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है 3-4 वीक्स के लिए, और स्क्रूटनी करती है हमारे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स। फिर फाइनली सेकंड रीडिंग के अंदर वोटिंग होती है फॉर द डिमांड फॉर ग्रांट, 26 दिन के अंदर पेश की जानी चाहिए, पास हो जानी चाहिए। लास्ट डे से स्पीकर होते हैं डिस्पोज कर देते हैं सारी डिमांड्स को, और इसे कहते हैं गिलेटिन। और जो मेंबर्स होते हैं इस टाइम पे जो ग्रांट्स के अंदर कोई भी रिडक्शन को प्रपोज कर सकते हैं, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। फिर फाइनल एंड थर्ड रीडिंग के अंदर अगर हम बात करें तो 2 बिल्स पास होते हैं। एक एप्रोप्रिएशन बिल जो बात करता है एक्सपेंडिचर की, और जो फाइनेंशियल बिल है वो बात करता है इनकम की। टू मेक अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ सीएफआई एंड फॉर द एक्सपेंडिचर मेड, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर चार्ज, एक बिल लेके आया जाता है, और इस टाइम पे कोई भी अमाउंट अमेंडमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं होता अंटिल द प्रेसिडेंट असेंट। और फिर फाइनेंशियल बिल पास किया जाता है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है वही सेम एज अ मनी बिल। इसके अंदर भी रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, हाउस ऑफ पीपल में पेश किया जाता है, और इसके अंदर टैक्स रिडक्शन वगैरह की बात की जा सकती है, पर ये भी पास हो जाना चाहिए विद इन 75 डेज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंशियल असेट्स। फिर हमने वहां पे ग्रांट्स की बात की थी, वोट ऑन अकाउंट की, और इंटरिम बजट की बात नहीं की थी। इंटरिम बजट क्या होता है, ये लास्ट आप कह सकते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इलेक्शन है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो पेश करती है बजट को, पर वो पूरे साल का एक्सपेंडिचर और रिसीट्स को पेश नहीं करती, वो फॉर पर्टिकुलर टाइम भी इनके लिए कर देती है, और इसे बोलते हैं हम इंटरिम बजट। तो इस तरह हमारा जो यूनियन लेजिस्लेचर है ये खत्म होता है। आई होप आपको जो यूनियन लेजिस्लेचर है समझ में आया होगा। जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
ये थोड़ा लेक्चर लंबा है, बट आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।